ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 23, जिसमें श्री बम्बल और एक महिला के बीच एक सुखद बातचीत की बात है और यह दिखाता है कि एक छोटा अधिकारी भी कुछ मामलों में संवेदनशील हो सकता है। रात बहुत ठंडी थी। जमीन पर बर्फ की मोटी और कठोर परत जम चुकी थी और सिर्फ वे ढेर जो छोटे रास्तों और कोनों में जमा थे, तेज हवा से प्रभावित हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हवा उन ढेरों पर अपना सारा गुस्सा निकाल रही हो, उसे बादलों की तरह उठाकर गोल गोल घुमाकर आसमान में बिखेर रही थी। सर्द अंधेरी और बहुत ही ठंडी रात थी, जिसमें घर के आराम में बैठे लोग आग के पास बैठकर ईश्वर का धन्यवाद कर रहे होंगे कि वे घर में हैं, और बेघर भूख से तड़पते लोग खुद को जमीन पर गिराकर मर जाने को मजबूर थे। कई भूखे थके मांदे लोग ऐसी ही रातों में हमारी सड़कों पर आंखें बंद कर लेते हैं। जिन्होंने चाहे जितने भी अपराध किए हों, उनकी आंखें एक और भी बुरे संसार में खुलती हैं। ऐसी ही सर्द रात थी जब मिसेस कॉर्नी, उस अनाथालय की अधीक्षिका जिसे हमने पहले ही ओलिवर ट्विस्ट का जन्मस्थान बताया है, अपने छोटे से कमरे में एक जलती हुई आग के सामने बैठी थीं। वह एक छोटी गोल मेज की तरफ देखकर संतोष से मुस्कुरा रही थीं। मेज पर एक ट्रे रखी थी, जिसमें चाय के लिए सभी जरूरी चीजें थीं। असल में मिसेस कॉर्नी खुद को एक कप चाय से आराम पहुंचाने वाली थीं। जैसे ही वह मेज से आग की तरफ देख रही थीं, जहां एक छोटी केतली धीमी आवाज में गुनगुना रही थी, उनके अंदर का संतोष और बढ़ गया और मिसेस कॉर्नी मुस्कुरा दीं। अरे भई, अधीक्षिका ने मेज पर अपनी कोहनी टिकाकर और आग की तरफ ध्यान लगाकर कहा, हमें भगवान का कितना शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत कुछ अगर हमें पता हो। आह! मिसेस कॉर्नी ने दुख भरे अंदाज में अपना सिर हिलाया, मानो उन गरीबों की मानसिक अंधता पर अफसोस कर रही हों, जिन्हें यह नहीं पता था, और एक चांदी के चम्मच को चाय की डिब्बी में डालकर चाय बनाने लगीं। हमारे कमजोर दिमागों की शांति को कितना मामूली सा झटका भी हिला सकता है। चाय की काली केतली, जो बहुत छोटी थी और जल्दी भर गई, जब मिसेस कॉर्नी सोच विचार कर रही थीं, तब बह गई और पानी ने मिसेस कॉर्नी का हाथ हल्का सा जला दिया। धिक्कार है इस केतली को, अधीक्षिका ने झटपट उसे चूल्हे पर रखते हुए कहा, छोटी बेवकूफ चीज जो सिर्फ 2 कप चाय रख सकती है, किसी के भी किसी काम की नहीं। सिवाय, मिसेस कॉर्नी ने रुकते हुए कहा, सिवाय मेरे जैसे अकेले और दुखी इंसान के लिए। ओह भगवान! ये कहकर अधीक्षिका फिर से अपनी कुर्सी पर बैठ गईं और एक बार फिर अपनी कोहनी मेज पर टिकाकर अपनी अकेली जिंदगी के बारे में सोचने लगीं। छोटी केतली और एक कप चाय ने उनके दिमाग में मिस्टर कॉर्नी की यादें ताज़ा कर दीं, जो अभी 25 साल पहले ही मर चुके थे, और वह भावुक हो उठीं। मैं कभी किसी और को नहीं पा सकूंगी, मिसेस कॉर्नी ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, मैं कभी किसी और को नहीं पा सकूंगी उनके जैसा। यह बात उनके पति के बारे में थी या केतली के बारे में, यह स्पष्ट नहीं था। यह बाद वाला हो सकता है, क्योंकि मिसेस कॉर्नी केतली को देख रही थीं जब उन्होंने यह कहा, और फिर उन्होंने केतली उठा ली। उन्होंने बस अपनी पहली चाय का घूंट लिया ही था कि कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ओह, अंदर आओ, मिसेस कॉर्नी ने कड़वाहट से कहा। लगता है कोई बूढ़ी महिला मरने वाली है। ये हमेशा मेरे खाने के समय ही मरते हैं। ऐसे खड़े मत रहो, ठंडी हवा अंदर आ रही है। अब क्या हुआ? हाँ? कुछ नहीं मैडम, कुछ भी नहीं, एक आदमी की आवाज ने जवाब दिया। अरे वाह, अधीक्षिका ने अब बहुत ही मधुर स्वर में कहा, क्या वो मिस्टर बम्बल हैं? आपकी सेवा में मैडम, मिस्टर बम्बल ने कहा, जो दरवाजे के बाहर अपने जूते साफ कर रहे थे और कोट से बर्फ झाड़ रहे थे, और अब अंदर आए, अपने एक हाथ में अपनी टोपी और दूसरे में एक गठरी पकड़े हुए। क्या मैं दरवाजा बंद कर दूं, मैडम?
महिला ने जवाब देने में संकोच किया, क्योंकि उसे यह उचित नहीं लगा कि मिस्टर बम्बल से बंद दरवाजों के पीछे बातचीत की जाए। मिस्टर बम्बल ने इस हिचकिचाहट का फायदा उठाते हुए और खुद भी बहुत ठंड में होने के कारण दरवाजा बिना इजाजत के बंद कर दिया। बहुत सख्त मौसम है, मिस्टर बम्बल, अधीक्षिका ने कहा। सख्त है, बिल्कुल मैडम, बम्बल ने जवाब दिया। यह तो अनाथालय विरोधी मौसम है, मैडम। हमने आज दोपहर को 20 क्वार्टन ब्रेड और 1.5 पनीर बांटा है, फिर भी वे भिखारी संतुष्ट नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। वे कब संतुष्ट होंगे, मिस्टर बम्बल, अधीक्षिका ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। कभी नहीं, मैडम, मिस्टर बम्बल ने जवाब दिया। देखिए, एक आदमी अपनी पत्नी और बड़े परिवार को ध्यान में रखते हुए उसे 1 क्वार्टन ब्रेड और पूरे वजन का 1 पाउंड पनीर दिया गया। क्या वह आभारी है, मैडम? क्या वह आभारी है? एक दमड़ी का भी एहसान नहीं। वह क्या करता है, मैडम? कुछ कोयले मांगता है, भले ही वह कहता है, बस रुमाल भर कोयला ही दे दो, कोयले। वह कोयले का क्या करेगा? पनीर को सेंकेगा और फिर और मांगने आएगा। यही इन लोगों का तरीका है, मैडम। आज उन्हें 1 एप्रन भर कोयला दो और परसों वे और मांगने आएंगे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अधीक्षिका ने इस स्पष्ट तुलना से पूरी सहमति व्यक्त की और बम्बल आगे बोले। मैंने कभी नहीं देखा, मिस्टर बम्बल ने कहा, यह किस हद तक पहुंच गया है। परसों एक आदमी, आप शादीशुदा रही हैं, मैडम, इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, एक आदमी जिसके पास तन पर मुश्किल से कोई कपड़ा था। यह सुनकर मिसेस कॉर्नी ने नीचे जमीन की ओर देखा। हमारे प्रभारी अधिकारी के दरवाजे पर जाता है जब उनके घर में मेहमान आने वाले होते हैं और कहता है, उसे मदद चाहिए, मिसेस कॉर्नी। जब वह जाने को तैयार नहीं था और मेहमानों को बहुत परेशानी हुई, तो हमारे अधिकारी ने उसे 1 पाउंड आलू और आधा पिंट ओटमील भेजा। ओह भगवान, वह कृतघ्न खलनायक कहता है, इसका मेरे लिए क्या उपयोग है? तुम मुझे लोहे का चश्मा भी दे सकते थे। ठीक है, हमारे अधिकारी ने कहा, उसे वापस लेते हुए, तुम्हें यहाँ और कुछ नहीं मिलेगा। तो मैं सड़कों पर मर जाऊंगा, वह भिखारी कहता है। ओह नहीं, तुम नहीं मरोगे, हमारे अधिकारी ने कहा। हाँ हाँ, यह बहुत अच्छा था। मिस्टर ग्रेनेट जैसा ही, क्या यह नहीं था? अधीक्षिका ने कहा। तो फिर, मिस्टर बम्बल? तो मैडम, बम्बल ने कहा, वह चला गया और वह सचमुच सड़कों पर मर गया। यह देखिए, एक हठीला भिखारी आपके सामने। यह तो मेरे विश्वास से परे है, अधीक्षिका ने जोर देकर कहा। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बाहर की मदद देना बहुत बुरी चीज है, किसी भी हाल में, मिस्टर बम्बल? आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं और आपको पता होना चाहिए। बताइए, मिसेस कॉर्नी, बम्बल ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे वे पुरुष मुस्कुराते हैं जिन्हें अपनी श्रेष्ठ जानकारी का ज्ञान होता है। बाहर की मदद अगर सही तरीके से दी जाए, सही तरीके से, मैडम, यह तो अनाथालय की रक्षा है। बाहर की मदद का सबसे बड़ा सिद्धांत है भिखारियों को ठीक वही देना जो वे नहीं चाहते, फिर वे आना छोड़ देंगे। अरे वाह, मिसेस कॉर्नी ने कहा, यह भी बहुत अच्छी बात है। हाँ मैडम, बम्बल ने जवाब दिया, यह सबसे बड़ा सिद्धांत है और यही कारण है कि अगर आप किसी भी ऐसे मामले को देखें जो उन हंगामेदार अखबारों में आता है, तो आप हमेशा देखेंगे कि बीमार परिवारों को पनीर के टुकड़े दिए गए हैं। अब यही नियम है, मिसेस कॉर्नी, पूरे देश में। लेकिन खैर, बम्बल ने अपनी गठरी खोलते हुए कहा, यह सरकारी रहस्य हैं, मैडम, इन्हें सिर्फ हम अनाथालय के अधिकारियों के बीच ही बात किया जा सकता है। यह वह पोर्ट वाइन है, मैडम, जो बोर्ड ने अस्पताल के लिए मंगवाई है, असली, ताज़ा
और शुद्ध पोर्ट वाइन आज सुबह ही बरेली से निकली, बिल्कुल साफ और बिना तलछट के। पहली बोतल को रोशनी में पकड़कर और उसकी उत्कृष्टता को जांचने के लिए उसे अच्छी तरह हिलाकर मिस्टर बम्बल ने दोनों बोतलों को दराज के ऊपर रख दिया। रुमाल को मोड़ा जिसमें वे लिपटे हुए थे, उसे सावधानी से अपनी जेब में रखा और अपनी टोपी उठाई, जैसे जाने के लिए तैयार हो रहे हों। आपको बहुत ठंडी हवा में चलना पड़ेगा, मिस्टर बम्बल, अधीक्षिका ने कहा। हवा बहुत तेज है, मैडम, बम्बल ने अपने कोट का कॉलर ऊपर करते हुए कहा। इतनी की कान काट देगी। अधीक्षिका ने छोटी केतली से बम्बल की ओर देखा, जो दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे, और जब बम्बल ने विदा लेने के लिए खांसा तो शर्माते हुए पूछा कि क्या वह एक कप चाय नहीं लेंगे। मिस्टर बम्बल ने तुरंत अपना कॉलर फिर से नीचे किया, अपनी टोपी और छड़ी एक कुर्सी पर रख दी और एक और कुर्सी मेज के पास खींच ली। जैसे ही वह धीरे धीरे बैठे, उन्होंने महिला की ओर देखा। उसने अपनी नजरें छोटी केतली पर जमा दी। मिस्टर बम्बल ने फिर से खांसा और हल्के से मुस्कुराए। मिसेस कॉर्नी उठकर अलमारी से एक और कप और तश्तरी लेने गईं। जब वह वापस बैठीं तो उनकी नजरें एक बार फिर साहसी बम्बल से मिली। वह शर्म से लाल हो गईं और उनके लिए चाय बनाने लगीं। मिस्टर बम्बल ने फिर से खांसा, इस बार पहले से ज्यादा जोर से। चीनी डालूं? मिस्टर बम्बल, अधीक्षिका ने चीनीदानी उठाते हुए पूछा। बहुत मीठी, मैडम, मिस्टर बम्बल ने जवाब दिया। उन्होंने यह कहते हुए अपनी नजरें मिसेस कॉर्नी पर गड़ाए रखीं, और अगर कभी कोई बीडल को नरम भाव में देखा गया हो तो उस क्षण मिस्टर बम्बल वही बीडल थे। चाय बना दी गई और बिना कुछ कहे दी गई। मिस्टर बम्बल ने अपने घुटनों पर एक रुमाल बिछाया ताकि उनके शानदार शॉर्ट्स पर टुकड़े न गिरें, और खाने पीने लगे। इस बीच कभी कभी वह गहरी सांस लेते, जो उनके भूख पर कोई असर नहीं डाल रही थी, बल्कि चाय और टोस्ट के मजे लेने में मदद ही कर रही थी। आपके पास बिल्ली भी है, मैडम, मैं देख रहा हूँ, मिस्टर बम्बल ने उस बिल्ली पर नजर डालते हुए कहा, जो अपने परिवार के बीच आग के सामने आराम कर रही थी। और बिल्ली के बच्चे भी हैं, मेरी कसम। मुझे वे बहुत पसंद हैं, मिस्टर बम्बल, आप सोच भी नहीं सकते, अधीक्षिका ने जवाब दिया। वे कितनी खुश, चंचल और हंसमुख हैं कि वे मेरे लिए बिल्कुल साथी जैसी हैं। बहुत अच्छे जानवर हैं, मैडम, मिस्टर बम्बल ने सहमति जताते हुए कहा। बहुत घरेलू। ओह हाँ, अधीक्षिका ने उत्साह से कहा, अपने घर से इतनी लगाव भी रखते हैं कि यह एक खुशी की बात है, मुझे यकीन है। मिसेस कॉर्नी, मैडम, मिस्टर बम्बल ने धीरे धीरे कहा, और अपनी चम्मच से ताल देते हुए बोले, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैडम, कि कोई भी बिल्ली या बिल्ली का बच्चा जो आपके साथ रहे और अपने घर से प्यार न करे, वो मूर्ख होगी, मैडम। ओह, मिस्टर बम्बल, मिसेस कॉर्नी ने विरोध किया। तथ्यों को छुपाने का कोई फायदा नहीं है, मैडम, मिस्टर बम्बल ने कहा, चम्मच को एक प्रकार की प्रेमपूर्ण गरिमा से घुमाते हुए, जो उन्हें और भी प्रभावशाली बना रही थी। मैं उसे खुशी से खुद डुबो दूंगा। तब तो आप एक निर्दयी आदमी हैं, अधीक्षिका ने चुलबुले अंदाज में कहा, जब उन्होंने बम्बल का कप लेने के लिए हाथ बढ़ाया, और साथ ही बहुत कठोर दिल के भी। कठोर दिल, मैडम, मिस्टर बम्बल ने कहा। कठोर। उन्होंने अपना कप बिना एक और शब्द कहे सौंप दिया, और जब मिसेस कॉर्नी ने उसे लिया तो उनके छोटे उंगली को हल्के से दबाया, फिर अपने सजावटी वेस्टकोट पर दो जोरदार थप्पड़ मारे, एक बड़ी सांस ली और अपनी कुर्सी को आग से थोड़ा दूर कर दिया। यह एक गोल मेज थी, और चूंकि मिसेस कॉर्नी और मिस्टर बम्बल एक दूसरे के सामने बैठे थे और उनके बीच ज्यादा दूरी नहीं थी और वे आग के सामने थे, इसलिए यह देखा जा सकता है कि जब मिस्टर बम्बल आग से दूर हटे और मेज के पास ही रहे तो उन्होंने अपने और मिसेस कॉर्नी के बीच की दूरी बढ़ा दी, जिसे कुछ समझदार पाठक निस्संदेह प्रशंसा की दृष्टि से देखेंगे
और इसे मिस्टर बम्बल के महान वीरता का कार्य मानेंगे, क्योंकि वह समय, स्थान और मौके से प्रेरित होकर कुछ नरम बातें कहने के लिए बाध्य हो सकते थे, जो कि हल्के और बेपरवाह लोगों के होठों पर तो शोभा दे सकती हैं, लेकिन न्यायाधीशों, संसद सदस्यों, राज्य के मंत्रियों, मेयरों और अन्य बड़े सार्वजनिक अधिकारियों की गरिमा के नीचे प्रतीत होती हैं, और विशेष रूप से बीडल की गंभीरता और स्थिरता के विपरीत होती हैं, जो, जैसा कि सभी जानते हैं, उनमें सबसे कठोर और अटल होना चाहिए। हालांकि मिस्टर बम्बल के इरादे चाहे जो भी रहे हों, और निस्संदेह वे सबसे अच्छे रहे होंगे, दुर्भाग्यवश, जैसा कि पहले 2 बार कहा गया है, कि मेज गोल थी, इसलिए मिस्टर बम्बल धीरे धीरे अपनी कुर्सी को घुमाते हुए जल्द ही मिसेस कॉर्नी और उनके बीच की दूरी को कम करने लगे, और गोलाकार किनारे के चारों ओर यात्रा जारी रखते हुए उन्होंने अपनी कुर्सी को धीरे धीरे उस कुर्सी के पास लाकर रोक दिया जिसमें मिसेस कॉर्नी बैठी थीं। दरअसल दोनों कुर्सियां एक दूसरे से सट गईं, और जब ऐसा हुआ तो मिस्टर बम्बल रुक गए। अब अगर अधीक्षिका ने अपनी कुर्सी को दाएं खिसकाया होता तो वह आग से जल जाती, और अगर बाएं खिसकाया होता तो मिस्टर बम्बल की बाहों में गिर जाती। इसलिए, चूंकि वह एक समझदार अधीक्षिका थीं और बिना शक इन परिणामों की भविष्यवाणी कर चुकी थीं, उन्होंने वहीं रहना ठीक समझा और मिस्टर बम्बल को एक और कप चाय दी। कठोर दिल वाली मिसेस कॉर्नी, मिस्टर बम्बल ने चाय को हिलाते हुए और अधीक्षिका के चेहरे की ओर देखते हुए कहा, क्या आप कठोर दिल वाली हैं, मिसेस कॉर्नी? ओह भगवान, अधीक्षिका ने चौंकते हुए कहा, एक अविवाहित आदमी से इतना अजीब सवाल। आप यह जानना क्यों चाहते हैं, मिस्टर बम्बल? बीडल ने चाय के अंतिम बूंद तक पी, एक टुकड़ा टोस्ट खाया, अपने घुटनों से टुकड़े हटा दिए, अपने होठों को पोंछा और जानबूझकर अधीक्षिका को चूमा। मिस्टर बम्बल, उस समझदार महिला ने फुसफुसाते हुए चिल्लाया, क्योंकि डर इतना अधिक था कि उनकी आवाज पूरी तरह से चली गई थी। मिस्टर बम्बल, मैं चिल्ला दूंगी। मिस्टर बम्बल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि धीरे और गरिमामयी तरीके से अधीक्षिका की कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दीं। चूंकि महिला ने चिल्लाने की अपनी मंशा जाहिर की थी, तो निश्चित रूप से वह इस अतिरिक्त साहसिकता पर चिल्ला सकती थीं, लेकिन यह प्रयास एक तेज खटखट की आवाज से अनावश्यक हो गया, जो सुनते ही मिस्टर बम्बल तेजी से वाइन की बोतलों की ओर दौड़े और उन्हें बड़ी जोर शोर से झाड़ने लगे, जबकि अधीक्षिका ने तेज आवाज में पूछा कि कौन है। यह ध्यान देने योग्य है कि अत्यधिक डर के प्रभाव को मिटाने में अचानक आश्चर्य की शारीरिक प्रभावशीलता का एक अजीब उदाहरण है कि उनकी आवाज ने पूरी तरह से अपनी आधिकारिक तीव्रता वापस पा ली। अगर आप कृपया, एक झुर्रीदार, भयानक रूप की वृद्ध महिला ने दरवाजे पर सिर डालते हुए कहा, पुरानी सैली जल्दी मर रही है। तो इससे मुझे क्या? अधीक्षिका ने गुस्से में पूछा। मैं उसे जिंदा नहीं रख सकती क्या? नहीं नहीं मैडम, वृद्ध महिला ने जवाब दिया, कोई भी नहीं रख सकता, वह अब मदद के दायरे से बाहर है। मैंने बहुत लोगों को मरते देखा है, छोटे बच्चे और मजबूत लोग, और मुझे मौत के आने का पता चल जाता है। लेकिन वह मानसिक रूप से परेशान है, और जब दौरे नहीं होते, और यह बहुत ही कम होता है, क्योंकि वह बहुत बुरी तरह मर रही है, वह कहती है कि उसे कुछ बताना है जिसे आपको सुनना चाहिए। वह तब तक शांत नहीं होगी जब तक आप नहीं आ जाती, मैडम। इस सूचना पर सम्माननीय मिसेस कॉर्नी ने उन पुरानी महिलाओं के खिलाफ कई अपशब्द कहे जो मरते समय भी जानबूझकर अपने से बेहतर लोगों को परेशान करती हैं, और एक मोटे शॉल में ढकते हुए जल्दी से मिस्टर बम्बल से निवेदन किया कि वह तब तक रुके रहें जब तक वह वापस न आ जाएं, ताकि कुछ विशेष न हो जाए। संदेशवाहक से कहा कि वह तेजी से चले और सारी रात सीढ़ियों पर लंगड़ाते हुए न रहे। उन्होंने उसे कमरे से बहुत ही अप्रिय तरीके से विदा किया और रास्ते भर बुदबुदाते हुए गईं। जब मिस्टर बम्बल को अकेला छोड़ दिया गया
तो उनका व्यवहार थोड़ा अजीब था। उन्होंने अलमारी खोली, चम्मचों की गिनती की, चीनी के चिमटे तौले, एक चांदी के दूध के बर्तन की बारीकी से जांच की कि वह असली धातु का है, और इन बिंदुओं पर अपनी जिज्ञासा संतुष्ट करने के बाद अपनी टोप को एक किनारे से पहन लिया और बहुत गंभीरता के साथ मेज के चारों ओर 4 बार नाचे। इस बहुत अजीब प्रदर्शन के बाद उन्होंने फिर से टोप उतारी और अपनी पीठ आग की ओर करके आग के सामने खुद को फैलाते हुए ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह फर्नीचर की सही सूची तैयार करने में मानसिक रूप से व्यस्त हों।